गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं मैं आज, डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट मैंने ख़त्म कर दिया था। एक्चुअली रिटायरमेंट और डेथ एक ही में है, लेकिन मैंने आपको एक अलग चैप्टर के तौर पे स्टार्ट किया हूं आज, जिसका लेक्चर नंबर हम 1 आपके साथ शेयर करेंगे। ये ज़्यादा लेक्चर नहीं, 2 या 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटी सी टॉपिक है। वैसे आपके बुक में रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर में दी हुई है, मैंने उसे अलग कर दिया है। टॉपिक आज होगा वही कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर और कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जरा हम डेथ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो डेथ होती है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है रिटायरमेंट की तरह। मतलब रिटायरमेंट में आपने जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा है, ऑलमोस्ट सारा का सारा टॉपिक डेथ में आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा अंतर है डेथ और रिटायरमेंट में, कि डेथ की डेट फिक्स नहीं होती है। मतलब आपको यमराज जब चाहे बुला सकते हैं। इट डिपेंड्स करता है यमराज जी पे कि यमराज जी से कब आपका बुलावा आएगा और आप वहां चले जाएंगे। लेकिन रिटायरमेंट का डेट जो होता है ना, वो फिक्स होता है। रिटायरमेंट का डेट फिक्स होता है ना। तो ये आप, यही थोड़ा अंतर है आपके रिटायरमेंट और डेथ में। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिमिलरिटीज के आधार पे कि रिटायरमेंट और डेथ में 100% नहीं तो 99% हर चीज सेम है। 1% थोड़ा सा अलग है। हर चीज मैं आपको प्रूव करूंगा कि हर चीज आपको सेम ही पढ़ना है, ठीक है। और मैं डेथ में जो टॉपिक सिलेबस में पढ़ना है, मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा। अननेसेसरी एक्स्ट्रा बात नहीं डिस्कस करूंगा। इस बार जो कोविड-19 का नया वाला सिलेबस है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, ठीक है। तो जरा समझते हैं। मैंने आपको बताया ही, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर इज मच सिमिलर टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अभी मैंने वही बात बताया कि रिटायरमेंट और डेथ में यही सिमिलरिटी है कि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। द लीगल हायर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, मतलब क्या हुआ, ये तीनों का मतलब धीरे धीरे आपको बताता हूँ। लीगल हायर का मतलब होगा, पहले तो समझते हैं डिजीज पार्टनर का मतलब क्या हुआ। डिजीज पार्टनर का मतलब हुआ जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसको यमराज जी ने बुला लिया है, यमराज के पास से बुलाया आ गया है। तो उस पार्टनर का जो बेटा होगा वही लीगल हायर्स होगा, या वो जिसको बना के गया होगा वही उसका लीगल हायर्स होगा, या रिप्रेजेंटेटिव्स होगा। उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका हस्बैंड भी हो सकता है, बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, या अगर किसी थर्ड पार्टी को वो बना के गया है तो वो भी उसका लीगल हायर हो सकता है। तो जैसे कि रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर को सारा चीज मिलता था, डेथ वाले केस में थोड़ा अंतर है ये कि जो पार्टनर का डेथ होगा उसका लीगल हायर्स को, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेगा हर वो चीज, हर वो राइट, ठीक है ना। तो ये आपको मतलब राइट का मतलब हुआ जो उसको अमाउंट ड्यू है उसको पेमेंट करने का, मतलब वो सारा चीज लीगल हायर को मिलेगा। उसके पहले तक रिटायरमेंट में क्या होता था, रिटायरिंग पार्टनर खुद को मिल जाता था। तो ये आप डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। डिफरेंसेस को मैंने और 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो रिटायरमेंट प्लानिंग के अनुसार हो सकता है, लेकिन डेथ का कोई प्लानिंग नहीं होता है। यमराज जब चाहे आपको बुला सकते हैं। दूसरा, हमने अभी ये वाली बात बताई ऊपर कि अमाउंट ड्यू जो होता है ना पेमेंट का, रिटायरमेंट के समय रिटायरिंग पार्टनर खुद लेके जाता है, लेकिन डेथ के समय कौन लेके जाता है बच्चा, लीगल हायर्स। जो डिजीज पार्टनर है उसका लीगल हायर्स सारा पेमेंट जो अमाउंट ड्यू है वो लेके जाता है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको हम
बताएंगे, यही आपको पढ़ना भी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली बात है। तो मैं आपको जरा बता दूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिटायरमेंट के समय क्या होता था कि रिटायरमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होता था, तो जरा इजी हो जाता था उसकी कैलकुलेशन। और ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड मतलब कोई साल के दौरान अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो वैसी स्थिति में उसका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता था, डिफरेंट हो जाता था कैलकुलेशन शेयर ऑफ प्रॉफिट का। वैसे मैंने आपको ये वाली टॉपिक ही आपको पढ़ाया है, इसका क्वेश्चन मैंने बताया है कि कोई पार्टनर अगर साल के बीच में रिटायरमेंट हो जाता है तो कैसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। और डेथ वाला तो समझ जाओ कि यहाँ तो कोई टाइम फिक्स ही नहीं है, साल के दौरान कभी भी डेथ हो सकती है। तो ये मच सिमिलर है ये वाले टॉपिक से। ये दोनों टॉपिक आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर कि रिटायरमेंट अगर कोई साल के बीच में हो जाए या डेथ कभी भी हो जाए, इन दोनों का सिमिलर ट्रीटमेंट होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का, एकदम ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो डेथ वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा आज, ठीक है ना। तो आपने यहाँ गौर किया कि रिटायरमेंट में और डेथ में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। डिफरेंसेस आपने देखा कि रिटायरमेंट का डेट प्लानिंग के अनुसार होता है और डेथ का भगवान की प्लानिंग के अनुसार होता है, यमराज जी के प्लानिंग के अनुसार होता है, आपके प्लानिंग के अनुसार नहीं होता। दूसरे आपने डिफरेंस देखा कि जो रिटायरमेंट होता था उस समय जो अमाउंट ड्यू होता था पेमेंट करने के लिए वो रिटायरिंग पार्टनर उसी को मिलता था, और डेथ वाले केस में उसके हायर्स को मिलेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेगा। ये हो गया डिफरेंसेस। तो मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताया और उसके सिमिलरिटीज भी बताएं, और ये भी बताया, एक और डिफरेंस बताया शेयर ऑफ प्रॉफिट का। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में जो रिटायरमेंट एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड होता है वो थोड़ा इजी होता है, एकदम उसका कैलकुलेशन कोई टफ नहीं होता है। लेकिन अगर साल के बीच में कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो गई तो उनकी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कैलकुलेट होती है थोड़ा सा अलग है, और यही आपको इस बार डेथ में चैप्टर में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं मैंने नोट क्या लिखा है। ऑन द डेथ of a partner, the calculation of new profit sharing ratio, treatment of goodwill, revaluation of assets and liability is done in the same way as discussed under retirement of a partner। वही चीज मैंने नोट में बार बार लिखा है। जो शुरुआत में मैंने बोला कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है, तो लो भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या सेम होता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन सेम होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम होता है, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज सेम होता है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। मरे हुए व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको, जो उसका डिजीज पार्टनर है, उसका शेयर ऑफ अमाउंट ड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, ये वाला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर एग्जाम में नहीं आएगा तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। भाई ये वाला टॉपिक एकदम सिमिलर है रिटायरिंग पार्टनर की तरह, इसलिए एक तरह से आप रिवाइज कर लीजिए। रिटायरमेंट में तो पढ़ना है तो एकदम सिमिलर है, कोई भी अंतर नहीं है, बस इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, आएगी एग्जाम में, डेथ के नाम से नहीं आएगा। तो वैसे रिटायरमेंट और डेथ का सेम है, अमाउंट ड्यू का कैलकुलेशन है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू का मतलब हुआ जो अमाउंट ड्यू हुआ, मतलब अब मर गया है वो व्यक्ति तो अपना पूंजी लेके जाएगा, उसका जो हिस्सा बनता है हर एक आइटम में बिजनेस का वो अपना लेके जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये चीजों के लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। वैसे उसकी अकाउंट भी बनती है डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको बस स्टेटमेंट बता के आज छोड़ दूंगा, ठीक है बच्चे। तो आइए सबसे पहले तो आप लिखिएगा अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में, मरे हुए कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट अवेलेबल है उसको आप लिख लीजिएगा। उसमें ऐड कर लीजिएगा शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर ऐड कर लीजिएगा, मस्त सिमिलर है बच्चे रिटायरमेंट की तरह। फिर शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जोड़ लीजिएगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म जो गेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है गेनिंग रेशियो में, उसको जोड़ लीजिएगा। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ये कर लीजिएगा, और यही सिलेबस में है, इसी का कैलकुलेशन हमको पढ़ना है। ये जो मैं रेड से फिर से मैं आपको ये डबल टिक भी कर रहा हूं, ये चीज का कैलकुलेशन आपको एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, और इसे हम लोग को पढ़ना भी है।
फिर अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है तो उसका डेट ऑफ डेथ तक का सैलरी दे देंगे। तो इन सभी चीजों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सब चीज उसको मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, है ना। क्या क्या बच्चे, मैं फिर से बता दूं, जो उसके कैपिटल क्रेडिट में पड़ा हुआ है, जो कैपिटल यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आपको जो कैपिटल दिख रहा है वो रिवोल्यूशन प्रॉफिट का शेयर, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का शेयर, गुडविल का शेयर, जो वैल्यूड गुडविल है उसका शेयर, और मरने के डेट तक का उसका प्रॉफिट का शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मरने के डेट तक का, सैलरी मरने के डेट तक का उसको देंगे। ठीक है, अब उससे लेस क्या कर लेंगे, उससे क्या ले लेंगे, मतलब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिजीज पार्टनर का, उससे हम लोग क्या क्या लेंगे। तो अगर उसका जो मरा हुआ व्यक्ति अगर कोई ड्राइंग किया है तो उसको हम लोग कहेंगे भाई वो ड्राइंग किया है, उसे ले लेंगे हम, उसका उस पे इंटरेस्ट हम लोग लगा लेंगे। अगर लॉस हुआ है टिल द डेट ऑफ डेथ तो वो हम उससे ले लेंगे। अगर उसने फर्म से कोई लोन ले रखा है तो हम उसे वापस ले लेंगे। अगर फर्म को एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ है तो उसका शेयर उससे ले लेंगे, रिवोल्यूशन लॉस का शेयर उससे ले लेंगे, तब जाके मेरा कैलकुलेट हो जाएगा अमाउंट ड्यू टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर्स। वैसे मैंने बस आपको फॉर्मेट बताया क्योंकि ये सेम फॉर्मेट है जो मैंने आपको रिटायरमेंट के समय पढ़ाया था, तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने एक तरह से रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया कि बच्चे आप पढ़ लें। वैसे एग्जाम में नहीं आएगा तो इस पे हम ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले भी बताया। खैर आगे बढ़ते हैं, जो सिलेबस में है मैं आपको वही बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही सिलेबस में है, मैं इसी को आज बताऊंगा, एक एक चीज इसका बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकर्स ऑन एनी डे, किसी भी दिन ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान किसी भी दिन अगर डेथ हो जाए, जो एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज पार्टनर है, एग्जीक्यूटर्स का मतलब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है डिजीज पार्टनर का, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा कहां से कहां तक, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी कि इट मीन्स लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेके मरने के डेट तक का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर मिलेगा। किसको मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर्स को मिलेगा, मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेगा। किस व्यक्ति का, मरने वाले व्यक्ति का जो प्रॉफिट होगा मरने के डेट तक का, उसका शेयर उसको मिलेगा। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि अगर शेयर मिलेगा तो जनरलिटी क्या होगा। तो भाई देख लो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम उसी तरह जैसे कि ये हम लोग रिटायरमेंट में पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस रिटायरिंग के जगह पे डिजीज पार्टनर्स लिख लेना है। लेकिन मान लेते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ा बदलाव हो जाए, जो नया वाला पार्टनर है उनकी रिमेनिंग रेशियो चेंज हो जाए, वैसी स्थिति में ये एंट्री थोड़ा चेंज हो जाता है, रिमेनिंग पार्टनर्स टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है, और रिमेनिंग में सिर्फ गेनिंग पार्टनर्स को ही लेना है। अगर लॉस हो जाए तो ये दोनों एंट्री रिवर्स हो जाता है, मतलब ये वाली एंट्री आप जो देख रहे हैं ये भी रिवर्स हो जाएगी लॉस के केस में, और ये वाली जो एंट्री आप देख रहे हैं बच्चे स्क्रीन पर, ये भी आपका रिवर्स हो जाएगा लॉस के केस में। तो मैंने नोट में लिख भी दिया है, इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड इन बोथ द केसेस। बात समझ में आ गया मैं क्या करना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, जो आपको पढ़ना है, तो यहां से आपका प्रैक्टिकल बात शुरू होती है, यहां से आप एकदम ध्यान देंगे एक एक बात को। तो आइए शुरू करते हैं। Deceased partner share of profit from the date of last balance sheet date till the date of death is estimated with the help of any of the following two approaches. अब कहता है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका शेयर लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेके मरने के डेट तक के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का मेरे पास दो अप्रोचेस है। पहला ऑन टाइम बेसिस, टाइम के बेसिस पे, और दूसरा टर्नओवर के बेसिस पे। तो आज की क्लास में लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको टाइम बेसिस का सिखाऊंगा, कैसे टाइम बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है ना। तो आइए, मैं हर एक बात लिख दिया हूं, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो भी आपको नोट में नजर आएगा, आपको लिख दिया हूं। तो जरा आपको बता दूं, पहला हम लोग चलेंगे टाइम बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि रिटायरमेंट में ये चीज आपको पढ़ा चुका हूं।
If the time basis is used, then it is assumed that profit have arisen uniformly over the year. कहने का मतलब है अगर टाइम बेसिस का यूज हो रहा है तो माना जाएगा कि जो प्रॉफिट है पूरे साल एक यूनिफॉर्म वे में हुआ है, मतलब हर महीना सेम प्रॉफिट दिया है बिजनेस ने. इन दिस मेथड ये माना जाएगा, लेट सपोज, ऐसा कुछ आपको कैलकुलेट नहीं करना है, एजम्पशन है. इन दिस मेथड वी कंसीडर टू थिंग, हमको दो चीजों को खोजना क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप टाइम बेसिस पे प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे स्थिति में आपको देखना है कि लास्ट ईयर का बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है और लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेके मरने के डेट तक का टाइम कितना है, कितना पीरियड बचा हुआ है कैलकुलेट करना है. बात समझे? तो दो चीज चाहिए आपको. क्या क्या बच्चे चाहिए? पिछले साल का आपको प्रॉफिट चाहिए और मरने के डेट तक का आपको टाइम ड्यूरेशन चाहिए. ठीक है. लेट सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लेते हैं. ए बी सी तीन पार्टनर है. सी रिटायर कर गया ऑन 31 सी डेथ कर गया, मरने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं. तो सी का डेथ हो गई 31 मार्च 2020 को. सी का डेथ कब हो गया? 31 मार्च 20 को. और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 वाज 60,000. प्रॉफिट है पिछले साल का. ये अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है तो उसका लास्ट बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 2019. तो आप गौर कर रहे होंगे कि वो 60,000 का प्रॉफिट था. अब हमने आपको पिछली बार बताया, जो आपको हिंट, आपको दो चीज चाहिए. सबसे पहले तो पिछले साल का प्रॉफिट चाहिए और दूसरा चाहिए क्या चाहिए बच्चे? लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ, इसके बीच का पीरियड चाहिए. तो आइए कैलकुलेट करते हैं. पिछले साल का प्रॉफिट आप देख रहे हैं 60,000 है और आप अगर डेट कैलकुलेट करें तो 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक आप टोटल 3 महीना आप देख रहे हैं कि 3 महीना बाद वो व्यक्ति मर जा रहा है. तो कैसे सी का हम प्रॉफिट निकालेंगे? तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद रखिएगा. लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू प्रोपोर्शनेट पीरियड इंटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर. यानी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000 है. प्रोपोर्शनेट पीरियड का मतलब 12 महीना में कितना महीना बाद मरा है, तो 3 महीना बाद मरा है, इंटू उसका जो शेयर है 1/6. देख लीजिए 1/6 उसका शेयर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2500 आ गया. खैर, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ आज. चलिए पढ़िए. X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. The partners of the firm for the year ended, the profits for the firm for the year ended on 31st December 2019 was 2,40,000. हमको ये चाहिए था. चलिए हमें जिसे चाहिए हम उसको रेड पेन से राउंड कर दें. सबसे पहले तो पिछले साल का आपको प्रॉफिट चाहिए था, जो 31 दिसंबर 2019 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है 2,40,000. उसके बाद जेड डाइज ऑन 31 मई 2020, ये डेट भी चाहिए था, मरने का डेट चाहिए था. तो 31 मई को मर गया. तो आप बताइए 31 दिसंबर से 31 मई यानी कितने दिन बाद मर गया? तो टोटल हमको लग रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी 5 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है. पिछले बैलेंस शीट के डेट से 5 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है. आपको कैलकुलेट करना है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ. ये बात तो आप समझ गए, एग्जाम में ये आएगा. यही टॉपिक सिर्फ डेथ से लिया गया है, बाकी टॉपिक डेथ से हटा दिया गया है. तो प्लीज आप बच्चे इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे. ठीक है ना. दूसरा एक और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑल्सो. और आपको एक जर्नल एंट्री भी पास करना है और उसमें आपको दो चीज बताया गया. केस 1 में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव ना हो तो क्या जर्नल एंट्री होगा, और दूसरा जब एक्स और वाई एग्रीड होता है कि उसका फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 होगा. मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब बदलाव हो जाए यानी चेंज हो जाए प्रॉफिट, वैसी स्थिति में क्या जर्नल एंट्री होगा. यानी दोनों केसेस का जर्नल एंट्री अलग होगा, लेकिन कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो देना दोनों सेम होगा. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चा. शुरू करें तो आइए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं. आपको स्क्रीन पूरा नजर आ रहा है. तो सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर. टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया है. तो टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर आपने राउंड भी किया था, आपको याद भी होगा कि 2,40,000 था. दो ही चीज खोजना है तो ये तो आपको मालूम ही है, ये आपको चाहिए
और ये आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको पीरियड चाहिए। पीरियड कहाँ से चाहिए मैं एक बार लिख के बता दूं, वैसे आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा, मन में लिख दीजिएगा, समझ लीजिएगा। 1 जनवरी 2020 शायद लेना है टू 31 मई 2020। कितना पीरियड होगा जरा बताइए। तो मैंने पहले ही बताया कि 5 मंथ्स की पीरियड है। आपको एक बात तो समझ में आ गया, तो आइए। सो रिटायर हो रहा है जेड, आपको बता दूं, या जेड रिटायर नहीं, उसकी डेथ हो जा रही है। जेड की, ये जेड है, उसकी डेथ हो जा रही है। तो वैसे स्थिति में यहां लिखेंगे जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है पिछले साल का प्रॉफिट, जो 2,40,000 है बच्चे, इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका 5 महीना है, तो 5 महीना बाई 5/12 लिखेंगे, क्योंकि सालाना हमको निकालना होता है बच्चे, तो हमको एक प्रोपोर्शनेट पीरियड लेना पड़ता है। इनटू मरने वाला पार्टनर का शेयर। अब मरने वाला पार्टनर का शेयर है 532, यानी 5 3 8 2 2, यानी 2/10 है बच्चे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे साथ आइए जरा कैलकुलेट किया जाए। 2 6 या 12, और ये 1010 कैंसिल हो गया। 6 से 4 मर्थ में गया, यानी 6 4 या 24, और 3 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, यानी 5 4 या 20, करीब करीब 20,000 रुपया आया। तो ये बड़ा आसान है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। यानी डेथ का क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा आपसे 100% बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है कि आप अगर ये सीख लिए हैं तो इतना ही है बच्चे, इसमें कोई माथापच्ची नहीं करना है। अब सवाल ये उठता है कि जनरल एंट्री क्या होगा। तो जनरल एंट्री केस 1 के अनुसार हम पहले बताएंगे, फिर केस 2 के अनुसार बताएंगे। तो केस 1 के अनुसार जनरल एंट्री तो बड़ा इजी है बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव नहीं हो, यानी 5-3-2 रेशियो था, जेड रिटायर कर गया तो वो न्यू रेशियो एक्स और वाई का 5 और 3 ही है, 5:3 ही है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो वैसी स्थिति में एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रिटायर डेथ पार्टनर, जो डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट, यानी टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम अमाउंट की बात करें तो यहाँ बच्चे 20,000 आया है, जो यहाँ आया है वही लिख देंगे। नरेशन भी लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जेड शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट नाम इसलिए दिया गया, मैं जरा बता दूं, ये एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि साल में अगर 2,40,000 प्रॉफिट हुआ है तो 5 महीना में 20,000 हो, इसका कोई फिक्स ये है क्या? बोलिए, गारंटेड है क्या कि 5 महीना में 20,000 ही कमाएगा अगले साल? ये तो पिछले साल का प्रॉफिट है, तो क्या ये गारंटी है कि अगले साल ये 20,000 ही कमाएगा? तो ये गारंटेड फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग इसका बोल सकते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। भाई देखो, अब थोड़ी ना पता चल रहा है कि क्योंकि प्रॉफिट तो साल के लास्ट में कैलकुलेट हो रहा है और मरना है बीच में ही, तो साल के बीच में अगर कोई पार्टनर मर जा रहा है और प्रॉफिट तो कैलकुलेट होता है साल के लास्ट में, वैसी स्थिति में हमको कुछ ना कुछ एस्टिमेशन लेना होता है। और एस्टिमेशन के लिए ही हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल था बच्चे, ऑन टाइम बेसिस पे एस्टिमेशन करना, और टर्नओवर या सेल्स के बेसिस पे एस्टिमेशन लगाना, अंदाज लगाना, ठीक है ना। तो हम टाइम बेसिस पे फॉलो कर रहे थे, तो हमने टाइम को ध्यान दिया था, 5 महीना यानी 5/12 से मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसलिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्ड हमने इस्तेमाल किया। आप समझ गए होंगे क्यों इस्तेमाल किया। टिल द डेट ऑफ हिज डेथ क्रेडिटेड, ये क्रेडिट हो गया उसके अकाउंट में, है ना, जेड्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। खैर, ये तो आप समझ गए होंगे कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट 20,000 कैसे है। आपके एग्जाम में वही आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन। आते हैं केस 2 में। केस 2 में आते हैं बच्चे, चूंकि केस 2 में आपने देखा है क्वेश्चन में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोग का चेंज हो जा रहा है, मतलब 3:2 हो जा रहा है। वैसी स्थिति में आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट करना होगा और एक जर्नल एंट्री करना होगा। तो सबसे पहले तो हम एक वर्किंग नोट कर लेते हैं।
फिर आपको जर्नल एंट्री करेंगे। वैसे वर्किंग नोट बाद में करना है, पहले जर्नल एंट्री करना है। लेकिन हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो जो कैलकुलेट करते हैं कौन गेन किया कौन गेन नहीं किया। तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो 3:2 है, आपने देखा है। तो एक्स गेन कितना किया, एक्स का ओल्ड रेशियो था 5/10 और उसका न्यू रेशियो 3/5। हमेशा न्यू रेशियो का तो फॉर्मूला होता है, वैसे सॉरी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैंने शुरू से ही बताया कि जब एग्जाम में फॉर्मूला पूछे तो आप यही लिखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं उल्टा फॉर्मूला यूज करता हूँ, एक ही फॉर्मूला को यूज करता हूँ हर एक चैप्टर में। अगर माइनस में आ गया तो गेन होता है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है। तो मैंने फॉर्मूला को यूज किया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जब मेरा निगेटिव फिगर आएगा तो उसको हम गेन मानेंगे। तो अभी एलसीएम निकालेंगे तो 10 होगा, तो 5 - 3 = 6 यानी कि -1/10। जाहिर सी बात है एक्स गेन कर गया। ठीक है ना बच्चा। अगर हम y का निकालेंगे, वाइज गेन निकालते हैं, y कितना गेन किया या सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस भी हो सकता है। तो अगर हम ओल्ड रेशियो का बात करें तो 3/10 है और न्यू रेशियो इसका है 3:2 यानी 2/5। एलसीएम हो गया 10 बच्चे, फिर से 3 - 2 = 2 = 4 यानी कि -1/10। यहां भी आपने गौर किया कि ये भी गेन किया -1/10। ठीक है ना। तो अब गेनिंग रेशियो तो आप समझ गए होंगे कि एक्स और वाई गेन किया है। तो एंट्री हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट ईयर, वाइस कैपिटल अकाउंट ईयर, गेनिंग पार्टनर। और सेक्रीफाइस तो हमेशा डेथ कर रहा है या रिटायर करता है वही आदमी करता है। तो यहां तो आप जान रहे हैं 20,000 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, तो इनकी गेनिंग रेशियो का अगर बात करें तो 1:1 हुआ, देख लीजिए। तो यानी 10-10 हजार आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे जेड शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स क्रेडिटेड। अब सवाल उठता है, कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये ऐसा क्यों किया गया। भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर रेशियो चेंज हो जा रहा है तो हो सकता है कोई पार्टनर गेन करे, सेक्रीफाइस करे, और ये साल का लास्ट नहीं है, साल के बीच में ही है, तो ओल्ड रेशियो का बात नहीं होगा। वैसे स्थिति में क्या करेगा कि कॉम्पनसेशन जो गेनिंग पार्टनर है वही दे देगा ओल्ड पार्टनर को, सॉरी डेथ वाले डिजीज पार्टनर को। ठीक है, वैसा इसलिए किया गया। यहाँ पे भी पीएनएल अकाउंट की जगह पे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट लिखा गया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने गौर किया, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। कितने % बच्चे आप समझे हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको इजी लगा, आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला आपको इजी लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जरा मुझे मोटिवेट करें, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चा, बाय बाय।